बेलनाकार प्रक्षेप में दो कोण से पढ़ लिए थे, एक तो समक्षेत्रफल और एक समदूरस्थ। तो आज अपने बेलनाकार प्रक्षेपों में तीन प्रक्षेप अपने बचे हुए हैं। एक केंद्रक या नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप, दूसरा अपने पास में गोल प्रक्षेप और तीसरा अपने पास में मर्केटर प्रक्षेप। ये तीन प्रक्षेप है वो अपन आज पढ़ेंगे। तो आज पहला अपन देख लेते हैं केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप। अपन जो बेलनाकार पढ़ेंगे उनमें तीन संदर्श बेलनाकार है, दो असंदर्श प्रक्षेप है। संदर्श का मतलब जो प्रकाश की सहायता से बनाए जा रहे हैं, और बिना प्रकाश की सहायता से बनाए जा रहे हैं वो असंदर्श। तो जैसे मानो अपन ने पहले शंक्वाकार पढ़े थे, तो शंक्वाकार में केवल एक असंदर्श था, बोन, वो प्रकाश की सहायता से नहीं बना, बाकी में प्रकाश की सहायता की कल्पना की हुई है। अब जो बेलनाकार पढ़ रहे हैं उनमें केंद्र से, केंद्र का मतलब केंद्र से प्रकाश आ रहा है, समक्षेत्र का मतलब अनंत दूरी से प्रकाश आ रहा है, और जो गोल पढ़ेंगे उसमें त्रिविम बिंदु से प्रकाश आएगा। बाकी समदूरस्थ और मर्केटर प्रक्षेप क्या है, असंदर्श प्रक्षेप है, उनमें प्रकाश की सहायता से वो नहीं बनाया जा। जिसे अपन समदूरस्थ पढ़ रहे थे उसमें प्रकाश नहीं डाला था, केवल वो जाल ही बना दिया था, इसलिए वो भी क्या है, असंदर्श प्रक्षेप है। तो केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप है वो संदर्श प्रक्षेप है। तो इसमें अपन आरएफ ले लेते हैं कि ये 1:, इस आरएफ पे आपको ये बनाना। तो अपन आर निकालेंगे, मतलब लघुकर पृथ्वी की त्रिज्या निकालेंगे। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटावा आरएफ का हर। तो इसमें अपने पास में वास्तविक अर्धव्यास है ये, और हर है ये अपन ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का वास्तविक अर्ध, पृथ्वी का व्यास है 12,757, और उसका आधा अपन करते हैं, आधा अपन करेंगे तो 6,367, 68, 60 इसके आसपास आता है। भी अपन 357, 12,757 का आधा करेंगे तो अलग रहेगा। फिर दूरी व्यास है 12,714, उसका अपन आधा करेंगे तो मानो 6,357 ही आ रहे हैं। तो इसलिए उनके लगभग आसपास जो है ये है, इसलिए अपन ये रख रहे हैं वास्तविक मान। फिर जो हर दिया उसके हिसाब से अपन निकालते हैं, तो अपने पास में मान आ गया 1.8 सेंटीमीटर। अब विषुवत रेखा की लंबाई, विषुवत रेखा की लंबाई 2πr होती है, 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 1.8, 2πr। कोई भी वर्त की परिधि पूछा जाए या विषुवत रेखा की लंबाई पूछा जाए तो 2πr होती है। पृथ्वी का कोई भी वर्त हो या जो वर्त बन रहा है उसकी लंबाई कितनी है, 2πr है। और देशांतर रेखा, दो देशांतर रेखा मिलकर पूरा वर्त बनाती है। ये अपन पढ़ रहे थे देशांतर रेखा में कि दो देशांतर रेखाएं आमने सामने की देशांतर रेखा मिलकर पूरा वर्त बनाती है। तो पूरे वर्त की लंबाई 2πr होती है, और देशांतर रेखा 2πr का आधा होती है, अर्धवर्त होती है। तो 2 का भाग देंगे तो इसका मतलब प्रत्येक देशांतर रेखा की शुद्ध लंबाई कितनी होती है, πr होती है। शुद्ध मापनी हो इसका मतलब πr है, और विषुवत रेखा की शुद्ध मापनी है इसका मतलब 2πr।
अब अपने पास में विषुवत रेखा की ये लंबाई आ गई। अब विषुवत रेखा पर आप अंतराल के आधार पर विभाजन भी करोगे, भी अंतराल के आधार पे कि कितने कितने सेमी का आप विभाजन अंतराल है वो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने कितने सेमी का विभाजन रखोगे अंतराल के लिए, तो 2πr इंटू अंतराल कितने डिग्री का रखोगे अंतराल बटा 360। तो इसका मान अपने पास में कितना आ रहा है 11.31, 11.31। तो 11.31 इंटू आप यदि अंतराल 30 डिग्री का रख रहे हो तो 30 लिख दोगे, 15 का रख रहे हो तो 15 का और 360 का भाग दे देंगे तो 0.94 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। इसके आधार पे अपने को अब अपने पास में 1.8 सेमी की त्रिज्या आ गई। 1.8 सेमी की त्रिज्या खींच के वर्त बनाना है। प्रकार की नोक यहां रखोगे और वर्त बनाओगे। और यहां इसके समाना पहले आप इस पे जितने जितने अंतराल के कोण बनाने हैं आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि आपको 15-15 का अंतराल रखना है या 30-30 का अंतराल रखना है। तो अपन देखो अक्षांश में तो अंतराल कर लेते हैं 15-15 डिग्री का और देशांतर में अंतराल रख लेते हैं 30 डिग्री का। तो अपन 15-15 का 30-30 का ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15-15 का अपन अंतराल रख लेते हैं क्योंकि 30 का रखेंगे तो इसमें दो ही अक्षांश 0, 30 और 60 की बनेगी क्योंकि 90 नहीं बनेगा इसमें। तो अपन 15-15 के रख लेते हैं। 15 डिग्री का कोण बनाओगे 30, 45, 60, 75 और 90। इधर भी 15, 30, 45, 60 और 75 और 90 डिग्री के कोण बन जाएंगे। ये कोण बना लिए और फिर यहाँ पे आपके विषुवत रेखा की लंबाई कितनी आई 11.31 सेमी की आप रेखा इस परिधि से खींचोगे, इस परिधि से आगे। इसका मतलब जो 11.31 है आप इस चारों ओर की दूरी मापोगे ना तो वो भी 11.31 है। मतलब 2πr का मतलब वर्त की परिधि होती है और आप इसको सीधा करोगे तो 11.31 आ जाएगी। 11.31 सेमी पर आप 30-30 डिग्री के अंतराल से आप विभाजन कर रहे हो तो आपके पास में ये 30 डिग्री का विभाजन ये हो गया ना। देशांतर में अपन 30-30 का रखेंगे क्यों 15-15 का रखेंगे 24 खूब भाग हो जाएंगे। भी आप 15 का भी रख सकते हो, 15 के रखोगे तो इससे विभाजन कर दो तब 24 करो, तब कितने भाग करो 24 करो और नहीं तो 12 करो। भी आप 10 का भी अंतराल रख सकते हो तो फिर 10 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा और आपके पास में उधर विभाजन करने के लिए अपन 30 डिग्री का लेके विभाजन किया तो 0.94 सेमी आया था। तो 0.94 सेमी के कितने भाग कर लेंगे 12 भाग कर लेंगे। और यदि आप 15 डिग्री रखोगे तो वहां पे फिर मान अलग आएगा। तो 15 डिग्री के हिसाब से ये दूरी ले लेना और 30 के हिसाब से ये दूरी ले लेना। तो पहले तो यहां पे आप एक सीधा लंब डाल दो, ये लंब डाल दो ठीक है और इसको विभाजन कर दो इस दूरी के आधार पे 12 भाग बराबर आएगा। चाहे इससे भी कर लेना, आप सब पूरी चीज प्रकार की सहायता से स्केल से नाप के बनाया ना तो आपकी ये दूरी और आप 12 भाग करोगे वो बराबर आएगा, या ये दूरी और 0.94 आपके बराबर ही होंगे। आप बना के देख लेना। तो फिर आप इसको 12 भागों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यहां पर भी आप एक सीधा लंबा
ठीक है। अब आपको इसका नाम प्रक्षेप का पढ़ रहे हैं, केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप। इसका मतलब जो ये ग्लोब है, ये घेरा है, इसके केंद्र से प्रकाश डाला जाएगा। उसमें पहले वाले में पढ़ रहे थे कि अनंत दूरी से प्रकाश आ रहा था, तो केंद्र से प्रकाश आएगा तो इस जो है यहां का प्रकाश कागज पे यहां जाएगा, इस जगह का यहां से सीधा आएगा, ये आएगा, यहां वाले का ये आएगा, इसका यहां आएगा, इसका यहां आएगा। ठीक है, सीधा आपको प्रकाश थोड़ी थोड़ी, ये मेरे वाले में तिरछी हुई है, आपको एकदम सीधा रखना है। जैसे ये यहां पे प्रकाश आ रहा है, अब देखो आप इस पे यहां से सीधा प्रकाश डालोगे 90 डिग्री पे, तो वो इस रेखा पे आ सकता है क्या? कागज पे नहीं आएगा। इसलिए इसमें क्या है, दूरवे नहीं दिखाए जा सकते। अभी तक दो बेलनाकार पढ़ रहे थे, उन दोनों में दूरवे दिखा रहे थे, लेकिन ये दूरवे नहीं दिख। आपको पता है कि इसमें इस प्रकार हो रहा है, तो आपको ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि रटने की जरूरत नहीं है कि इसमें दूरवे नहीं दिखाया जाएगा या दिखाया जाएगा। तो आपको पता है कि इस ये कल्पना से आप बना रहे हो। तो देख, ये 15 डिग्री था, इसको दिखा दिया, 30 था, इसको भी दिखा दिया, 45 था, 60 था, 75 था। अब ये 90 को आप यहां आगे बढ़ाओगे तो इस रेखा पे थोड़ी आ जाएगा। इसलिए इस 90 डिग्री जो चारों ओर ग्लोब के चारों ओर कागज चिपकाएंगे, वो 90 डिग्री का प्रकाश तो फिर अनंत दूरी में चला जाएगा। इसलिए दूर इस पे नहीं दिखाए सब। अब देखो कि यहां पर इतनी थी, यहां पे थोड़ी दूरी और बढ़ी, यहां पे और बढ़ी, यहां पे और बढ़ी, यहां पे और बढ़ी, तो क्या संकल्पना आ गई कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूरों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। यही है, और इसके अलावा कोई नई विशेषता नहीं आएगी इसमें। ये दो ही चीज ध्यान रखनी है, आपको यहीं से मिलेगी। अपन आगे पूरा बढ़ाएंगे, वो बात है, सारी विशेषता कोई अलग नहीं है इसमें भी। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, ये यहां से प्रकाश डाला जा रहा है, तो ये रेखाओं का प्रकाश इस कागज पे, जो कागज का लैंप डाला है उस पे यहां ऐसे बढ़ता हुआ आएगा, और ये 90 डिग्री वाला प्रकाश अभी ऊपर जाएगा। और अपन बेलन बनाते हैं, उसके चारों ओर कागज लपेटते हैं, तो दूरों की तरफ थोड़ी लपेटा जाएगा। तो इसका मतलब दूरों इस पे नहीं दिखा सकते भी। आप उसमें तो इसलिए दिखा रहे थे कि अनंत दूरी से आ रहे थे, तब वो दिख रहा था। यहां प्रकाश कहां से आ रहा है? केंद्र से आ रहा है, इसलिए दूरवे नहीं दिखे जा सकते। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट अलग है, और वो दो आपको यहां से पता चल रहा है, और कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं आएगा। देखना पहला तो इसमें दूरवे नहीं दिखा है, प्रकाश केंद्र से है, नाम से पता है केंद्रक बेलनाकार। यथार्थ बेलनाकार प्रक्षेप में केंद्र से प्रकाश डाला जाएगा, तो केंद्र से डालोगे तो 90 डिग्री को इस कागज पे ले सकते हो? नहीं ले सकते। फिर देखो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, यही विशेषता है, बाकी तो वही पहले वाली विशेषता है। कहां से जाएगा बेग ये? ठीक है, इसके लिए 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
ठीक है, 15, 30, 45, 60 और 75 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 150, 120, 90, 60, 30, 0, 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब अपने पास में एक सामान्य चित्र है, ठीक है। अब इसमें ये देखने से सारी विशेषता आ गई। पहले वाले प्रक्षेप में अपन बेलनाकार में पढ़ रहे थे कि विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है, 2 पाई आर। तो इसमें भी क्या है, 2 पाई आर। इसका मतलब विषुवत रेखा ग्लोब पर भी 2 पाई आर होती है, इसमें भी। इसका मतलब विषुवत रेखा की मापनी शुद्ध है, विषुवत रेखा की मापनी शुद्ध है। ग्लोब में विषुवत रेखा के अलावा बाकी अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है। ग्लोब में विषुवत रेखा सबसे लंबी होती है और बाकी अक्षांश रेखाएं छोटी होती है। लेकिन इस प्रक्षेप में देखो सारी अक्षांश रेखाएं बड़ी है, बराबर है। इसका मतलब सभी की मापनी अशुद्ध है और बढ़ी हुई है, ग्लोब की तुलना में बढ़ी हुई है, ग्लोब में छोटी होती है। और इस प्रक्षेप में विषुवत रेखा जितनी लंबी दिखाते हैं उतनी है। इसीलिए विश्व का मानचित्र बेलनाकार प्रक्षेपों पर बनता है। और सामान्य तौर पे पूछा जाए कि दीवारी मानचित्र कहां पर अशुद्ध होते हैं, तो ध्रुवीय भागों में, क्योंकि ग्लोब में तो ध्रुवीय बिंदु होता है और जो विश्व का मानचित्र देखते हैं उसमें विषुवत रेखा जितना है उतना ही उसमें दिखा देते हैं। इसका मतलब मानचित्र कभी भी पूर्णतः शुद्ध नहीं बन सकता। कोई भी मानचित्र है वो पूर्णतः शुद्ध नहीं बन सकता, क्योंकि ध्रुवीय भागों में वो अशुद्ध होता है। तो इस प्रक्षेप के अंदर विषुवत रेखा की मापनी तो क्या है, शुद्ध है। अन्य अक्षांशों की मापनी शुद्ध है, क्योंकि विषुवत रेखा 2 पाई आर है, बाकी सारी अक्षांश रेखाएं भी इसमें 2 पाई आर है। ये कह सकते हैं इस प्रक्षेप में कि सभी अक्षांश रेखाएं 2 पाई आर होती है, मतलब विषुवत रेखा के बराबर ही होती है। और ग्लोब में विषुवत रेखा के बराबर है। ग्लोब में तो विषुवत रेखा के कोस थीटा अनुपात में होती है, 2 पाई आर इंटू, यदि आप 10 डिग्री का या 15 डिग्री का मान ज्ञात करना चाहते हो तो कोस थीटा, मानो कि जो भी 45 डिग्री का काट निकाल रहे हो तो ये आएगा। तो ये भी ध्यान रखना, ग्लोब में अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा से किस अनुपात में होती है, कोस थीटा अनुपात में। कोसेक थीटा, टेन थीटा, ऐसा एग्जाम में आया नेट के एग्जाम में, तो कोस थीटा अनुपात में ही होती है। और इसमें सभी 2 पाई आ रही है। इसका मतलब ये अशुद्ध है, एक विषुवत रेखा ही शुद्ध है और ग्लोब में छोटी होती है बाकी अक्षांश रेखाएं, लेकिन इसमें बराबर है। इसका मतलब बढ़ा के दिखाई गई है, तो मापनी बढ़ी हुई है। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में एक तो ये कह सकते हैं कि सभी अक्षांश रेखाएं इसमें समानांतर है, समानांतरी है, विषुवत रेखा के बराबर लंबाई की है। फिर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, और दूर इसमें नहीं दिखाए जा सकते, दूर इसमें नहीं दिखाए जा सकते। फिर देशांतर और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को इसमें समकोण पर काट रही है, ठीक है। फिर अक्षांश रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से ज्यादा दूरी पर है, तो क्या है, इनके मध्य देशांतर रेखा खींचोगे उसकी मापनी भी अशुद्ध होगी और बढ़ी हुई होगी, अशुद्ध होगी और बढ़ी हुई होगी। फिर देशांतर रेखा इसमें, देशांतर रेखाओं की मापनी इसमें अशुद्ध होती है। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पे काटती है। देशांतर रेखाओं को इसमें समांतर रेखाएं भी कहते हैं, क्योंकि देशांतर रेखाओं के बीच में सभी जगह दूरी समान है। फिर इसका उपयोग क्या है, तो कोई ज्यादा उपयोग नहीं है। विषुवत रेखीय भागों के मानचित्र बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। विषुवत रेखीय भागों के का मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जा सकता है। कोई ज्यादा विशेषता नहीं, आ गया ये पूरा। वापस बात कर लेते हैं
एक तो केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप में दूरवय नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि केंद्र से प्रकाश आ रहा, इस पे प्रकाश डालोगे आगे बढ़ाओगे तो ये कागज पे नहीं आएगा। फिर देखो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बेलनाकार समक्षेत्रफल में विषुवत रेखा से दूर की ओर जा रहे थे तो कम हो रही थी, और इसमें बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है क्योंकि प्रकाश फिर आगे जा रहा है इससे, इसीलिए तो दूरवय नहीं दिखा सकते। तो दूरवय इसमें नहीं दिखाया जा सकता। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दूरों की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, दूरवय से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो घट रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है, कई बार उल्टा दे देते हैं कि किस प्रक्षेप में विषुवत रेखा से दूरों की ओर तो बढ़ रही है, ये तो पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम में ये दे देते हैं किस बेलनाकार प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दूरवय से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो बढ़ती है, तो बेलनाकार समक्षेत्रफल में बढ़ रही है, बेलनाकार समक्षेत्रफल में बढ़ रही है, तो वो भी ध्यान रखना। लैंग्वेज वहां पे ये नहीं कि डायरेक्ट रटा और रटाया क्वेश्चन, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट ऐसे रहे हैं कि क्वेश्चन आया था भारत की जनसंख्या की भारत में राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, भारत देश के राजस्थान राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, 10 की वृद्धि दर कितनी है मानोगी, और पहला ऑप्शन था भारत का 17.7, और उस पे मैंने टिक देखा है। इसका मतलब उसको दोनों आ रहे थे तो भी उसने पूरा नहीं पढ़ा। मैंने पेपर देखे बाद में कि कैसे 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 गलतियां करते हैं, तो आराम से पूरी लाइन पढ़ के लास्ट में उस पे लास्ट लाइन आए जहां लाइन खत्म हो उस जगह अंडरलाइन और करना पड़ते समय कि है या नहीं है शब्द दिया। कई बार नहीं शब्द नहीं पढ़ा जाता है में पढ़ लेते हैं, ऑप्शन भी चारों नहीं पढ़ते हैं, 3 उसके है के थे और 1 नहीं का था, तो पहला ऑप्शन है वाला मिल गया वहीं टिक कर देते हैं, ठीक छोड़ देते हैं पीछे वाले, तो वो भी ध्यान रखना। तो इस प्रक्षेप में विषुवत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, लेकिन दूर से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो घट रही है। ठीक है, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। अक्षांश रेखाओं में मापनी किसकी शुद्ध है, केवल विषुवत है, क्योंकि 2πr है, ये 2πr नाप की पढ़ाई है। ठीक है, बाकी अक्षांश रेखाओं की मापनी अशुद्ध है और बढ़ी हुई है। देशांत रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पे काट रही है, देशांत रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, देशांत समांतरी है। फिर देशांत रेखाओं की मापनी अशुद्ध है और बढ़ी हुई है, घटी हुई बढ़ी हुई ऐसे भी दे सकते हैं, तो अशुद्ध भी है और बढ़ी हुई है, वास्तविक लंबाई से ज्यादा लंबी है ये, और इनका उपयोग विषुवत रेखा के भागों के मानचित्र बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे प्रक्षेप देख लेते हैं अपने, कौन सा बचा है, गोल प्रक्षेप। गोल प्रक्षेप बेलनाकार प्रक्षेप, त्रिविम भी कहेंगे इसको और गोल प्रक्षेप भी कहते हैं। मानो गोल ही शब्द आता है, गोल नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था, इसलिए गोल प्रक्षेप कहा जाता है। त्रिविम विधि है इसमें, प्रकाश की त्रिविम विधि कहां में लेते हैं, प्रकाश त्रिविम बिंदु से आता है, प्रतिध्वस्त बिंदु से आता है, इसलिए इसे त्रिविम बेलनाकार प्रक्षेप भी अपन इसको कह सकते हैं। आरएफ ले लेते हैं, वही ले लेते हैं जो पहले वाले में था, आरएफ 1:350। ठीक है, आर का मान ज्ञात करेंगे तो पृथ्वी का लघुगर्त पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, अर्धव्यास आरएफ का हर, तो आर निकालेंगे तो 635,
आर बराबर 1.8 सेंटीमीटर। अब आप विषुवत रेखा की लंबाई का विभाजन करोगे, सॉरी, विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करोगे, विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करोगे तो क्या होगा इसमें 2 पाई r कोस थीटा 45 डिग्री ये रहेगा। आपके पेपरों में पुराने एग्जाम में भी आया हुआ है और उसका बुकों में आंसर भी गलत दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्त की त्रिज्या इतनी है, त्रिज्या दी हुई है उसमें कि वर्त की त्रिज्या इतनी है तो गोल प्रक्षेप में विषुवत रेखा की लंबाई कितनी होगी। गोल प्रक्षेप में विषुवत रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो गोल प्रक्षेप में जो 45 डिग्री अक्षांश है उसकी मापनी शुद्ध होती है और उसी के बराबर सारी अक्षांश रेखाएं आएगी। इसका मतलब गोल प्रक्षेप में आप विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करना चाहते हो तो ये सूत्र लगेगा 2 पाई r कोस थीटा 45, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 1.8 इंटू कोस थीटा 45 का मान 0.7071 है। अब मानो कि अपन मान निकाल रहे थे कि 11.31 आ रहा है, 11.31 आ रहा था, इसका मतलब इसमें 2 पाई r का मान तो 11.31 आ रहा था, लेकिन आप अब निकालो इसमें 11.31 नहीं आएगा। जो 11.31 है उसका 7/10 ही आएगा। निकालो देखें कितना आ रहा है, भी ये गुणा करो, 7/10 ही आएगा। लगभग 8 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। निकालो देखें, विषुवत रेखा की लंबाई 2 इंटू 22 इंटू 1.8 इंटू 0.7071 करके फिर 7 का भाग दो, बराबर 8 ही आ रहा है। विषुवत रेखा की लंबाई है रेखा 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो सीधा 2 पाई r निकाल लोगे तो पहला ऑप्शन आपको वहां पर 11.31 का मिलेगा, लेकिन जो इसमें विषुवत रेखा बनानी है आपको वो इतनी बनानी है। और ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में 2-3 बार दिया हुआ है और उसका भी सारे लड़के गलत आंसर करके आए थे। अरे पुराने पेपरों में आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन उसमें आंसर गलत लगाया हुआ है, ये भी देख लेना, ध्यान रखना, उसमें आंसर गलत लगाया हुआ है। अब देखो कि ये वास्तविक भूमध्य रेखा की लंबाई तो अपन इतनी देर निकाल रहे थे, 11.31 आ रही थी ना, 11.31 आ रही थी। 11.31 का 7/10 भागी है ये, कितना है 7/10 भागी है ये। इसका मतलब भूमध्य रेखा इसमें बनेगी जो वास्तविक भूमध्य रेखा की 7/10 ही होगी, उस लंबाई की 7/10 ही बनेगी। इसका मतलब 3/10 छोटी होगी, 3/10 छोटी होगी। भी पूरा बात करें तो 7/10 तो है ये 8, मतलब 11.31 का 7/10 भाग कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, तो उससे कम कितना हो गया 3/10। वास्तविक लंबाई से कितनी कम है 3/10। वास्तविक लंबाई की कितनी है 7/10। इसमें अलग चीज पढ़ने वाली यही है। हाँ अभी बात करेंगे आगे, लेकिन जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको एग्जाम में गलत करवाएगी, ये क्वेश्चन आप सही करते हो इसका मतलब बाकी लड़कों से आप लीड में रहोगे, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरे को ही समझ में आने लगे कितने औसत के लड़के कौन सा क्वेश्चन सही करके आते हैं, किस लेवल के लड़के कौन सा क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर गलत करके 2 पाई r ही करके आते हैं। ये क्यों, बुक में देख लो, किसी ने बुक के आंसर बनाया तो उसमें भी उसने लिखी व्याख्या और लिखी है नीचे कि विषुवत रेखा की लंबाई 2 पाई r होती है, 2 इंटू वो काउंट करके नीचे लिखा हुआ है उसमें। क्या हुआ
नहीं, जहां बुक में जो सब बुक में लिखा हुआ है, ये गोल प्रक्षेप में जहां जो बुक लिखी हुई है उसमें सब में ये लिखा हुआ है कि विषुवत रेखा की लंबाई इससे अपन ज्ञात करें। लेकिन जो अरिहंत की बुक है उसमें जो आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर लिखा हुआ है वहां पे देखना आप, वहां पे ये मिस्टेक है। अब इससे अपन आगे बढ़ाते हैं और इसमें विषुवत रेखा को विभाजन करोगे तो ये हो जाएगा फिर इनटू अंतराल और 360, इसका मतलब अपने पास में 8 सेंटीमीटर आ गया। 8 को अपन 30 से गुणा कर लेते हैं, 360 का भाग देते हैं, तो अपने पास में जो मान आएगा 8 का में 12 का भाग दो, देखिए 0.66 सेमी का आप एक विभाजन करोगे। अब अपन गोल प्रक्षेप बनाते हैं कि आपके पास में 1.8 सेमी का त्रिज्या आ गई, वो त्रिज्या खींच के 1.8 सेमी की त्रिज्या है और क्या बनाना है, वर्त बनाना है। एक 1.8 सेमी की त्रिज्या से आपको वर्त बनाना है। 1.8 सेमी की त्रिज्या है, इससे आपको वर्त बनाना है और इस पे कोण बनाने हैं आपको। पहले ये अंतराल जितने का रखना है, 15, 30, 45 और 60। 15, 30, 45 और 60 और 75। एक मिनट, थोड़ा सा वापस कर लेते हैं। पिछहत्तर तक अपने को लेना है। 15, 30, 45, 60, 75। 15, 30, 45, 60 और 75 ये कोण बनाने हैं, ठीक है। और फिर ये अपन कह रहे थे कि इसमें भी क्या है, कागज है वो 45 उत्तरी और 45 दक्षिण को छेद करते हुए डाला जाएगा। इसमें ये कल्पना है कि जैसे मान लिया कि ये ग्लोब है तो इसमें जो कागज डाला जाएगा वो इस 45 और इस 45 को कट करेगा, इस 45 और ग्लोब के अंदर डाला जाएगा। ग्लोब के 45 डिग्री उत्तर वाले को स्पर्श करेगा, 45 नीचे वाले को स्पर्श करेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, छेदक बेलनाकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, छेदक बेलनाकार प्रक्षेप कह सकते हैं। तो इसमें जो है मानो कि ये 15, 30, 45, ये 45 और ये 45 को आपको से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचनी है। पैंतालीस और 45 को मिलाते हुए आपको सीधी रेखा खींचनी है क्योंकि ये छेदक है। और जो 1.8 जो 8 सेंटीमीटर की आपकी विषुवत रेखा की लंबाई आई है वो कहां से मापोगे, इस जगह से, इस जगह से मापोगे, न कि यहां परिधि से। ये भी पूछा जाता है कि गोल प्रक्षेप में जो विषुवत रेखा की लंबाई मापी जाती है वो कहां से मापी जाती है। जो छेदक होता है 45 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री को जो छेद करने वाली लंबवत रेखा, उससे विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात की जाती है, न कि परिधि से। अभी तक अपन जो प्रक्षेप पढ़ रहे थे उसमें परिधि से निकाल रहे, लेकिन यहां से आपको 8 सेंटीमीटर जितनी भी आई है आपके पास
जो आर का मान आएगा तो हर आर के मान से अलग लगाएगी, तो वो यहां से माप की ज्ञात करनी है। ये मानो कि 8 सेमी आपने, तो वो यहां से नाप, तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर ये मानो लंबी बढ़ा दी, प्रकाश ये त्रिवेम बिंदु है, ये यहां से डाला जाएगा। तो दूर दिखा सकते हैं ना, दूर का प्रकाश इस पे आ रहा है, आ जाएगा, ठीक है। ये है यहां पे क्रॉस हो रही है, वहीं जाएगी। उसी जगह यहां मिलाने की जरूरत ही नहीं है, चाहिए। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक तो दूरवे दिखा सकते, दूरवे दिखा सकते हैं, और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी देखो, देखिए क्या हो रहा है, विषुवत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी ना। देखो यहाँ पे गैप इतना ही है, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे आगे और ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, तो बढ़ेगी। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूरों की ओर जाएंगे उनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर यहां पर देखो इतनी है, फिर इतनी आ रही है, फिर और ज्यादा आ रही है, फिर और ज्यादा आ रही है। इसका मतलब अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से दूरों की ओर जाएंगे तो बढ़ेगी। और दूर दिखा सकते हैं, दूर इसमें दिखा सकते हैं, और इसमें मापनी 45 डिग्री की शुद्ध होगी, क्योंकि कागज कहां स्पर्श हो रहा है, मानक अक्षांश रेखा इस प्रक्षेप में कौन सी है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब मापनी किसकी शुद्ध आएगी, अभी तक बेलनाकार प्रक्षेप जितने भी आप पढ़ोगे उन सब में मापनी विशुद्ध रेखा की शुद्ध थी, और बाकी अक्षांश की मापनी शुद्ध नहीं थी, मापनी बढ़ी हुई थी। लेकिन इस प्रक्षेप में मापनी किसकी शुद्ध आएगी, 45 डिग्री, केवल 45 डिग्री की, उत्तरी 45 और दक्षिणी 45, बाकी बीच की तो मापनी घटी हुई होगी, आगे बढ़ी हुई होगी। भी इसमें अपन देखो कर रहे हैं कि 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है तो अपने मान आता है 11.31। ये विषुवत रेखा कितनी बढ़ती, लेकिन अब तो अपन ने क्या बढ़ाई है, 8 ही सेमी बढ़ाई है। इसका मतलब ये वास्तव से छोटी है ना, भी अब बढ़ाइए अपने 2 पाई आर कोस थीटा 45, तो इससे आ रही है अपने 8 सेमी, तो इसका मतलब वास्तव में इतनी बनती तब शुद्ध होती, अब बनी इतनी है विशुद्ध रेखा तो क्या है, अशुद्ध है ना। और ये शुद्ध किसकी होती है, 45 डिग्री की। 8 सेमी कहां पर शुद्ध होती है, ग्लोब में। जब विशुद्ध रेखा किसी ग्लोब पर, यदि विशुद्ध रेखा की लंबाई 11.31 सेमी आ जाती है उस ग्लोब पर, तो उसी ग्लोब पर 45 डिग्री जो अक्षांश रेखा उसकी लंबाई कितनी होगी, ये होगी। तो इसका मतलब वो मापनी शुद्ध होगी, हाँ, उसकी मापनी क्या होगी, शुद्ध होगी। तो इसमें 45 डिग्री की मापनी शुद्ध होगी और बाकी अक्षांशों की मापनी शुद्ध नहीं होगी। इसका मतलब 45 डिग्री 8 सेमी के, और 45 से जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर आएंगे, ग्लोब में अक्षांश रेखाओं बड़ी रहती है, बड़ी रहती है, और दूरों की ओर जाते हैं तो छोटी होती है। तो अब इसमें सभी 45 की बराबर बनाई हुई है। इसका मतलब ग्लोब में 45 जो बन रही है उससे लंबी होती है, तो इसमें यहां तो क्या बनेगी, छोटी, और आगे वाली बड़ी। तो किस प्रक्षेप में 45 डिग्री से विषुवत रेखा के मध्य की अक्षांश रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती है, छोटी है, और 45 से आगे बड़ी है। भी इस प्रक्षेप में 8 सेमी की है, और होनी कितनी चाहिए थी, 11.31 की। ठीक है ना। अभी और बात कर लेते हैं, भी यहां नहीं आया तो और बात इसी पे।
अविनाश जी, ठीक है। अब आप इसको जितने आपके पास में 0.66 सेमी आया है उस हिसाब से 30 के आधार पे 12 भागों में कर लोगे। तो मानो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भाग में करो। और यहां से आप इस पे भी अपन वही मान लिख देंगे 0 डिग्री, 15 30 45 60 75 और 90। 15 30 45 60 75 और 90 डिग्री। यहाँ थोड़ा बनने में सही नहीं बना है भी। ये अक्षांश रेखा आप सही बनाओगे तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाओगे उनके बीच की दूरी बढ़ेगी। विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूरों की ओर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी यहाँ कम है और जैसे बढ़ रही आगे अपने पास में जगह नहीं थी इसलिए ऐसा नहीं हुआ। बाकी यदि आप देखोगे तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें कोई नई विशेषता नहीं है भी। एक तो इसमें पहले तो अपन बात करते हैं कि सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई तो सभी बेलनाकार में आएगी विशेषताएं। सभी देशांत रेखाओं की लंबाई भी बराबर है तो सभी में आएगी। सभी देशांत रेखाएं और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समकोण पे काट रही है, सभी में विशेषता है, ठीक है। और देशांत रेखा भी इसमें समांतर रेखा है, ये सभी की विशेषता है भी। ये जितने भी बेलनाकार पढ़ रहे हैं कि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है, सभी अक्षांश रेखाएं बराबर लंबाई की दूरी की होती है और समांतर होती है, ठीक है। फिर देशांतर और अक्षांश एक दूसरे को समकोण पे काटती। सभी देशांत रेखाएं बेलनाकार प्रक्षेपों में समांतर होती है और देशांत रेखाओं की लंबाई भी बराबर ही होती है। ये तो सभी में विशेषता है। अब इसमें अलग विशेषता है कि इसमें मापनी 45 डिग्री की शुद्ध है, क्योंकि 45 डिग्री को अपन ने माप के आधार पर निकाला। 2 पाई आर कोस थीटा 45 निकाला है। इसका मतलब इसमें जो 45 डिग्री बनी हुई है वो तो जिस ग्लोब में बनी है उसी अनुपात में है। तो इसमें जो मापनी शुद्ध होती है वो किसकी होती है, 45 डिग्री की मापनी शुद्ध होती है। और 45 डिग्री से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे मापनी घटी हुई होगी। क्यों, ग्लोब में जो भी 45 डिग्री अक्षांश होती है उसकी बजाय चाहे 40 है, चाहे 35 है, चाहे 30 है, चाहे 20 है, विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो उनकी लंबाई ज्यादा होगी। लेकिन इसमें तो उसकी बराबर ही है। इसका मतलब वास्तविक लंबाई से इसमें छोटी है। और दूरों की तरफ जाते हैं तो ग्लोब में छोटी होती है और इसमें उसकी बराबरी है। इसका मतलब बड़ी है, वास्तविक लंबाई से बड़ी है, वास्तविक लंबाई से इसमें बड़ी है, ठीक है। सभी देशांतरों की माप, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है तो सभी देशांत रेखाओं की मापनी बढ़ जाएगी। देशांत रेखाओं की मापनी वास्तविक लंबाई से ज्यादा है, वास्तविक लंबाई से ज्यादा है। इसका उपयोग 45 डिग्री के आसपास के मानचित्र बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। ज्यादा विशेष उपयोग है नहीं इसका। 45 डिग्री के आसपास के मानचित्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 45 डिग्री के आसपास की मापनी शुद्ध है। भी वापस बात कर लेते हैं
इस प्रक्षेप में इतने जितने भी प्रक्षेप पड़े हैं उनसे अलग विशेषता एक तो यह है कि इसमें सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश के बराबर होती है। तो अन्य जो बेलनाकार प्रक्षेप बने थे उनमें 2πr बनी है, इसमें 2πr cos थीटा 45 के बराबर होती है। इसका मतलब अन्य जो बेलनाकार प्रक्षेप बना है उसकी बजाय 7/10 इसमें अक्षांश रेखाओं की लंबाई 7/10 ही है, 3/10 छोटी है, 3/10 छोटी है। तो किस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई की 7/10 ही होती है? गोल प्रक्षेप में। या 3/10 छोटी होती है गोल प्रक्षेप में। सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 45 डिग्री के बराबर ही होती है। इसका मतलब बेलनाकार प्रक्षेप में सभी विषुवत रेखा के बराबर होती है। तो जो अन्य बेलनाकार प्रक्षेप बने थे उनकी बजाय 3/10 छोटी होती है इसमें अक्षांश। एक तो ये अलग विशेषता है। एक इसमें अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से दूरों की ओर जाते हैं तो बढ़ रही है, दूर इसमें दिखा सकते हैं। बेलनाकार प्रक्षेपों में इसे छेदक बेलनाकार प्रक्षेप भी कहते हैं। और कोई विशेषता इसकी नहीं है। और बताओगे आपको इसमें कोई नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ? क्या हुआ? वो गोल, वो अलग प्रक्षेप है, वो अलग प्रक्षेप है। गोल प्रक्षेप की बात नहीं है वो आप बात करें तो गोलाकार या ग्लोबुलर, और एक होती है वही विशेषता मोलविड में, वही विशेषता सिनुसाइडल में नहीं, मोलविड में, मोलविड में आएगी वो विशेषता, वो विशेषता मोलविड में आएगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब जिसका सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है प्रक्षेप मर्केटर प्रक्षेप, और उसके बारे में पढ़ेंगे। मर्केटर प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप गणितीय विधि से बना है, असंदर्श प्रक्षेप प्रकाश की सहायता से नहीं बना। इसमें भी अपन आरप वही ले लेते हैं, आरप 1:, ये तो आर का मान अपन ज्ञात कर रहे हैं तो कितना आएगा? मानो कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, अर्धव्यास बटावा आरएफ का हर, आर बराबर 350 बटावा 635 बटावा 350, आगे आप जीरो भी, तो अपने पास में आर का मान आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। जितना भी आप आरप लेोगे उस हिसाब से आ जाएगा, जितना भी आप आरप लेोगे उस हिसाब से आ जाएगा। तो विषुवत रेखा की लंबाई हो जाएगी 2πr, विषुवत रेखा की लंबाई 2πr, 2 × 22 बटावा 7 × 1.8, तो अपने पास में 11.31 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। ये तो अपने पास में अक्षांश रेखा। फिर अक्षांश रेखा पर अपन देशांतर बनाएंगे तो उसका विभाजन करना है। तो विभाजन के लिए 2πr × अंतराल बटावा 360, 11.31 × 30 बटावा 360, तो 0.94 से। ये तो हो गया यहाँ पे किसका मान कि देशांतर का विभाजन होगा। अब अक्षांश कहां से गुजरेगी?
अक्षांश कोण सी कहां से गुजरेगी उसका उसने सारणी मान दिया था, उसका उसने सारणी मान दिया था। उस सारणी मान को आर से गुणा करना था, हर डिग्री का उसने सारणी मान दिया। तो जैसे मानो कि अपने पास में 15-15 के अंतराल से कर रहे हैं, तो 15 डिग्री का अपने को निकालना है कि 15 डिग्री विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर होगी। तो उसके पास में उसका जो सारणी मान था उसको आर से गुणा करना था। तो अपने पास में जैसे आर क्या आ गया 1.8, 1 तो जिसका ये आर अलग होगा उसका ये भी अलग हो जाएगा, आर आर का मान अलग हो जाएगा। आर चेंज होते ये चेंज हो जाएगा, लेकिन वो फिर इस आर को किससे गुणा करना है जो उसने सारणी में मान दिया 15 डिग्री का। जैसे मान लिया कि 30 डिग्री का निकालना है तो 1.8 इंटू 30 वाले को 45 का अपने को निकालना है, तो 1.8 इंटू 45 का जो मान दिया उसने 60 का निकालना है, तो 1 इंटू 8 इंटू जो 60 का मान उसने दिया, जो सारणी में मान दिया है। सारणी मान से अक्षांश का निर्धारण एक तो मौलविड प्रक्षेप में होता है और एक मर्केटर में होता है। दोनों में सारणी मान से होता है। क्वेश्चन भी आता है कि किस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं की दूरी विषुवत रेखा से सारणी मान की सहायता से ज्ञात की जाती है। क्या हुआ, सारणी उसने दे रखी, उस सारणी का जो मान है वो यहां पे अपन लिखेंगे। तो 75 का है, उस 75 वाले से आप गुणा करेंगे। तो जैसे 1.8 है और 15 डिग्री का सारणी मान कितना दिखाया हुआ है 0.265, फिर 5, 5, 4, 9, फिर इसका लिखा हुआ है 45 का 0.866, ये फिर 317, फिर 2.025, इनसे आप इनका गुणा करोगे तो आप ये मान आ जाएगा। आप गुणा करो, देखो इनको कितना आ रहा है, बताओ। देखिए इसमें कितना आ रहा है 0.477, फिर 0.98, 1.584, ये आ गया। अब इनके आधार पे आपको मान प्रक्षेप बनाना है। अब ये दूरी है, ये किससे होगी विषुवत रेखा से, और ये दूरी भी जैसे ये 0 डिग्री है, मान लिया ये 0 डिग्री है और आप 15 का निर्धारण कर रहे हो, तो 0 डिग्री से ये मापोगे, सेंटीमीटर में मापोगे, ये इतनी आ गई। फिर 30 का भी यहां 0 से ही होगा। फिर 45 का भी ये दूरी, ये जो दूरी दी हुई है ना, ये कहां से मापोगे विषुवत रेखा से। ये नहीं कि 0 से 15 की ये माप ली और फिर 15 से आगे ये माप रहे हो और फिर 30 से आगे ये माप रहे हो, ये नहीं, ये सभी दूरियां किससे आएगी विषुवत रेखा से। ये भी क्वेश्चन आता है। सभी अक्षांश जो सारणी मान से जो अक्षांश की दूरी प्राप्त हुई है वो किस अक्षांश से मापी जाती है विषुवत रेखा से। ये नहीं कि उससे पहले वाले अक्षांश से मापोगे, ये भी ऑप्शन में आएगा। क्यों, अपन पहले वाले इतनी देर चाप काट रहे थे कि इसके चाप, जैसे मानो ये विषुवत रेखा बराबर काट रहे थे, तो पहला चाप यहां काट दिया, ये दूरी आ गई, फिर अगला यहां से काट रहे थे, ठीक है ना। अब वो नहीं है, अभी पहला यहां से, दूसरी इस जगह से आएगी। अब यहां से निष्कर्ष निकालो कि मान लिया कि 0.477, अब 0.477 को डबल करो, देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इससे कम आ रहा है, इससे कम आ रहा है। इसका मतलब अगली जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ेगी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। पहले वाले अक्षांश रेखाओं की जितनी दूरी है, अगली दो अक्षांश रेखाओं की उसकी बजाय दूरी ज्यादा होगी। 15 और 15 30 ही है यहाँ पे, तो यहां की 15 की दूरी 0.47 है। 0.47 और 0.47 को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 94 हो रहा है।
0.94 हो रहा है। तो 0.94 यहां पे तो 0.98 आया है, 0.98 आया। इसका मतलब उसकी बजाय थोड़ी दूरी बढ़ी हुई है। इसका मतलब अगले अक्षांश पे जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूरों की ओर जाएंगे, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। और सभी अक्षांश रेखाओं की दूरी कहां से मापेंगे? विषुवत रेखा से मापेंगे। अब अपन ये प्रक्षेप बना रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान में, तो आगे वाले कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अपने को यहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है। निष्कर्ष एक तो यह है कि विषुवत रेखा 2πr, इसका विषुवत रेखा की मापनी शुद्ध होगी, विषुवत रेखा की मापनी शुद्ध होगी। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। विषुवत रेखा सारणीमान से ज्ञात करें, विषुवत रेखा से दूरी माप रहे हैं। सारणीमान को भी कहां से माप रहे हैं? विषुवत रेखा से, उससे अगली का नहीं माप रहे हैं। ये दूरी जैसे ये बता रही 15 के लिए ये दूरी मापनी है, तो 30 के लिए ये दूरी नहीं मापनी है, 15 और 30 वाले के बीच में, उसके मध्य भी यहां से ही माप, और 45 की तो यहां से ये दूरी माप। तो सबकी दूरी कहां से मापनी है? विषुवत रेखा से ही मापनी है। और अक्षांश रेखाओं का मान कितनी दूरी होगी वो सारणी मान की सहायता से ज्ञात करेंगे। जो सारणी मान दिया हुआ है इस है, हाँ ये मान फिक्स है, ये मान है वो फिक्स है, ये मान है वो हर डिग्री का मान फिक्स है, हर डिग्री का मान फिक्स है। जो सारणी में मान दिया हुआ है वो फिक्स है। उसी मान के आधार पे ये प्रक्षेप बनाया गणितीय विधि से, ये गणितीय विधि से ये मान पढ़ाया। इसका मतलब आपको जब भी आपको ये प्रक्षेप पढ़ाओगे तो ये सारणी आपके पास में होनी चाहिए। सारे मान तो याद नहीं रह सकते, लेकिन ये सारणी का जो मान है वो आपके पास में, उससे वो निकालना पड़ेगा। हाँ वो उससे निकाल भी सकते हैं, उससे वो आप निकाल सकते हो, लेकिन वो लंबा खूब टाइम लगेगा, उसमें टाइम है वो खूब लगता है। इसलिए सीधा सही है कि सारणी मान देखो, उस सारणी मान से ये कैलकुलेशन करके ये निकाल दो। आपके एग्जाम में निकालने वाला कुछ भी नहीं पूछेंगे, ये तो आगे जब पढ़ाओगे तब की बात है। ठीक है, कि आप ये मानो कि आप आर्ट के बच्चों को पढ़ाओगे और आर्ट के बच्चों को आप माध्यमातिका बहुलक सिखा दो ना, तो वही बड़ी बात होती है। स्टैटिक्स पढ़ के आया हो कि मेरे को ये पता है, और मैं स्कूल में भी रहा हूं कि उनको ये हकीकत में सिखाना बहुत मुश्किल होता है, हकीकत में सिखाना बहुत मुश्किल होता है। आप खूब मेहनत करोगे तब जाके वो सीखें। तो ये कैलकुलेशन उनमें से मानो आपकी क्लास में 20 है, उसमें से 2-3 निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये सोच के चलो कि मेरे को 18 लड़कों को सिखाना है, 20 में से 19 को सिखाना है या 20 के 20 को सिखाना है, तब वो मुश्किल होता है। बाकी यहां से ये कैलकुलेशन अपन बता देते हैं ज्यादातर कर। अब अपन आगे मर्केटर प्रक्षेप बना रहे हैं कि अपने पास में 2πr का मान आ गया, 11.31 सेमी। इस पे अपने को 30-30 के अंतराल से देशांतर खींचनी है, तो उसका 0.94 सेमी अपने पास मान है। उसके हिसाब से आप इसको 12 भागों में बांट लोगे। ये फिर आप इस पे लंब डाल दोगे, और सारणी में जो मान आया आपके उसको r से गुणा किया आपने, उसके बाद में आपका जो मान आया उसकी दूरी आप विषुवत रेखा से मापोगे। पहला चिन्ह ये लगा दिया 15 डिग्री। फिर अगली विषुवत रेखा से दूरी मापोगे ये, और ये चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब उसकी बजाय थोड़ी ज्यादा रहेगी। फिर ये लगा दिया, फिर अपन इसको थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, नहीं तो फिर वो ही दिक्कत होगी। पंद्रह, 30, ये अगले की दूरी यहां से लेनी है। फिर 45, फिर 60, और फिर पीछे पर। इसका मतलब
विषुवत रेखा के पास जो अक्षांश रेखाएं उनकी बजाय दूरों की तरफ अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। दूर इसमें नहीं दिखा सकते, दूर इसमें अनंत दूरी पर माना जाएगा, दूर इसमें नहीं दिखा सकते। तो इसमें अक्षांश रेखाओं को अपन देखते हैं, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूरों की ओर जा रहे हैं बढ़ रही है। अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं, सभी की लंबाई बराबर है, 2πr है। इसका मतलब विषुवत रेखा की मापनी शुद्ध है, अन्य की मापनी अशुद्ध है। और अशुद्ध में भी बढ़ी हुई है या घटी हुई है? बढ़ी हुई है। अक्षांश सभी समांतर है तो देशांतर भी, और देशांतर रेखाएं अक्षांश को समकोण पे काटती। देशांतर रेखाओं की भी लंबाई बराबर है सभी की, देशांतर रेखाओं की लंबाई सभी की बराबर है, समांतर है। ये अपने पास में 180 डिग्री, 150 पश्चिमी देशांतर, 120, 90, 60, 30, 0, 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 75 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60, 45, 30, 15, 0, 15, 30, 45, 60 और 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ोगे तो सामान्य विशेषता पे चल रहे हैं अभी पे, कि इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं 2πr होती है। सही है, सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा की लंबाई के बराबर ही है। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रही है। ठीक है, दूर इसमें नहीं दिखा सकते, दूर इसमें अनंत दूरी पर माना जाता, नहीं दिखा सकते। ठीक है, देशांत रेखाओं में बात करते हैं। सभी देशांत रेखाएं भी इसमें समांतर है और अक्षांश रेखाओं को समकोण पे काटती है। और अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो देशांतर वास्तव में से ज्यादा लंबे होंगे। जैसे मानो कि अक्षांश रेखा यहां से यहां तक की थी तो इनके बीच में कोई रेखा खींचोगे वो अपनी वास्तविक लंबाई में आएगी, लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ा दी तो अब कहीं खींच लो सही, देशांतर की मापनी बढ़ी हुई होगी। तो इसमें अक्षांश की भी मापनी बढ़ी हुई है, देशांतर की भी मापनी बढ़ी हुई है। तो ये शुद्ध आकृति प्रक्षेप है, अनुरूप प्रक्षेप है। कौन सा प्रक्षेप? अनुरूप या शुद्ध आकृति प्रक्षेप है। तो ये शुद्ध आकृति प्रक्षेप। शुद्ध आकृति क्यों बना इसमें? शुद्ध आकृति प्रक्षेप ये क्यों बना? वो तो क्षेत्रफल शुद्ध होता है, वो तो क्षेत्रफल शुद्ध है तब बात है कोश में। इसमें तो कोश बड़ा है। अपन ये कह रहे हैं कि इसमें अक्षांश की भी मापनी बढ़ रही है, देशांत जैसे क्षेत्रफल शुद्ध। तो देखो ये बात आती है क्षेत्रफल शुद्ध में कि ये 4x4 सेमी का एक कोश था ग्लोब में, एक कोश था ग्लोब में, और इसका क्षेत्रफल था 16। आप मानचित्र बनाया, उसको 8 सेमी ऐसे कर दिया, 2 ये कर दिया, तो ये 8 और 2 इनको गुणा करते हैं, 8 और 2 को तो कितना आ रहा है? इसका मतलब ग्लोब में ऐसा बना हुआ था लेकिन मानचित्र में ऐसा बन गया, तो भी क्षेत्रफल तो क्या है? शुद्ध है, लेकिन आकृति बिगड़ गई नहीं। ये तो चौकोर था, ये लंबाकार हो गया।
आकृति बिगड़ गई। तो शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप जहां पे बात करते हैं वहां पर आकृति शुद्ध नहीं आती। जहां क्षेत्रफल शुद्ध की बात पढ़ेंगे तो देखो इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, इसको अक्षांश, और इनको क्या कहेंगे, देशांतर। मानो ए और बी रेखा तो क्या है, अक्षांश रेखा है। कोस की ए और बी तो अक्षांश रेखा है, सी और डी क्या है। अब देखो अक्षांश तो लंबा हो गया है, ए और बी की लंबाई बढ़ गई है, और सी और डी की लंबाई यहां इतनी लंबी थी, यहां इतनी। तो सम क्षेत्रफल प्रक्षेप का गुण है कि जिस प्रक्षेप में अक्षांश की मापनी बड़ी है उसी अनुपात में देशांतर की मापनी घटी है, तो शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप होगा, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप होगा। तो इसमें यह भी शुद्ध क्षेत्रफल में यह भी पढ़ा था कि इस शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप में अक्षांशों के बीच की दूरी कम हुई है, यहां अक्षांशों के बीच की दूरी ज्यादा है, यहां अक्षांशों के बीच की दूरी कम हुई है, उसी अनुपात में देशांतरों के बीच की दूरी बड़ी है, तो शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप होता है। शुद्ध दोनों के अनुपाती की होता है। जैसे ये 4 था, डबल हो गया, 8 हो गया, तो ये 4 का आधा हो गया, अनुपात में रहा, अनुपात में रहा तो क्षेत्रफल क्या था, 16 था, तो यहां पर भी 16 है, तो क्षेत्रफल शुद्ध हो गया, क्षेत्रफल शुद्ध हो गया। लेकिन ऐसी आकृति थी, ऐसी लंबाकार हो गई, आकृति विकृत हो गई, और दिशा भी शुद्ध नहीं रही। दिशा भी देखो, दिशा कैसे शुद्ध नहीं रही, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप में दिशा भी ये 4-4 सेमी था। अब इसका आपने नया चित्र बनाया, नया चित्र बनाया ना, तो ये इतना ही रहा, ऐसे लंबा हो गया। मानो कि पहले इतना था, अब ये हो गया, ये 8 सेमी लंबा हो गया, और ये 2 हो गया, ये 4 थी उसकी 2 हो गई। लेकिन अब जो ये कॉर्नर था, ग्लोब में ये कॉर्नर इधर था, लेकिन मानचित्र में ये इधर हो गया, तो दिशा विकृत हो गई ना, दिशा क्या थी, विकृत हो गई। अब देखो शुद्ध आकृति प्रक्षेप बनेगा, उसमें क्या होगा कि शुद्ध आकृति प्रक्षेप बनेगा जैसे ये 4 सेमी का है, ठीक है, ये 4 सेमी का है, इसमें ये 4-4 सेमी है मान लिया सारी, इसमें आपने इसको क्या कर दिया, 8 कर दिया, ठीक है, कितना कर दिया, 8 कर दिया, और इधर वाले इसको भी कितना कर दिया, 8 कर दिया, और इसको भी कितना कर दिया, 8 कर दिया, और इसको भी 8 कर दिया। इसका मतलब चौकोर ये था, चौकोर ये है, चौकोरी आकृति सेम ही रही ना। इसमें देखो आकृति ऐसी थी, ऐसी लंबाकार हो गई, लेकिन इसमें क्या है, आकृति जैसे मानो कि पहले ये था और अब इसको आपने ये बना दिया, तो पहले ये था चौकोर था, अब वाला ही चौकोर है, अब वाला ही चौकोर ही है ना। अब इस किनारे से इसकी कॉर्नर थी वही, ऐसे दिशा शुद्ध रही ना, दिशा देखो इसमें दिशा शुद्ध है ना, उसमें दिशा शुद्ध कहां थी, दिशा शुद्ध नहीं आई ना, तो शुद्ध आकृति प्रक्षेप बना दे, इसका मतलब इसमें दिशा भी शुद्ध आएगी। और इसमें क्या कहेंगे कि जिस अनुपात में जैसे 4 की 8 हुई तो ये भी 8 होगी, तो जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ी उसी अनुपात में देशांतर की मापनी भी बढ़ी है, इसलिए इसकी आकृति शुद्ध रहेगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक रबड़ है, उस रबड़ पे आपने भारत का मानचित्र बना लिया सही, अब उस 4x4 का था, आप उसको खींचा, वो 8 रबड़ को इधर खींचोगे तो इधर से कम हो जाएगा ना, तो आपका 8x4 का होगा। तो आकृति उस भारत वाले मानचित्र की पूर्व पश्चिम में लंबाई बढ़ा दोगे तो उत्तर दक्षिण वाली लंबाई क्या हो जाएगी, तो भारत का मानचित्र नहीं रहा ना, आकृति क्या हो गई, विकृत हो गई। क्षेत्रफल तो भारत में था उतना ही आ गया उसका, लेकिन आकृति क्या हो गई, विकृत हो गई। अब आप एक गुब्बारे पर मानचित्र बनाया हुआ भारत का, उसको 2 व्यक्ति बन के इधर से भी खींच रहे हो, ऊपर नीचे से भी खींच रहे हो, जितना इधर खींचा उतना ही इधर खींचा, तो जैसा भारत का मानचित्र था उसका बड़ा तो हो गया, लेकिन आकृति जैसा चित्र बना हुआ था उसमें वैसा का वैसा ही चित्र उस पे रह गया। इसलिए मतलब इस पे जो
चित्र बना हुआ है वो आकृति में तो क्या होगा, वैसा ही रहेगा। इसलिए विश्व के जो राजनीतिक मैप है वो मर्केटर प्रक्षेप पर बनाते हैं, और जैसे ग्लोब पे है वैसे ही दिखते हैं, जैसे ग्लोब पे होते हैं वैसे ही उनका मानचित्र दिखता है। तो विश्व के जितने भी राजनीतिक मैप है, राजनीतिक मैप, वितरण मैप की बात नहीं कर रहा हूं, वितरण मैप किस पे आएंगे, समक्षेत्रफल। तो ये समक्षेत्रफल नहीं है, ये शुद्ध आकृति प्रक्षेप। जो समक्षेत्रफल प्रक्षेप है उसी पे विश्व के वितरण मानचित्र बनाएंगे। तो दीवारी मानचित्र किसे कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र को कहते हैं। तो दीवारी मानचित्र या राजनीतिक मैप किस प्रक्षेप पे बनेंगे, मर्केटर प्रक्षेप पर बनेंगे, और ये शुद्ध आकृति प्रक्षेप। आप देखो इसमें कह रहे हैं कि जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ाई उसी अनुपात में क्या है, देशांतर। तो इसमें जो 60 डिग्री अक्षांश रेखा है वो अपनी वास्तविक लंबाई से क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है। इसमें इस प्रक्षेप में ग्लोब की जो 60 डिग्री का अक्षांश रेखा है उस ग्लोब की तुलना में इसमें कितनी लंबी है। इसमें तो सारी बराबर ही है ना, कोस कहां आएगा, ग्लोब में होती है कोस। तो इस प्रक्षेप में विश्वत रेखा जितनी लंबी है उतनी सारी अक्षांश रेखाएं हैं, और 60 डिग्री ग्लोब में आती होती है, ग्लोब में क्या है, लेकिन इसमें तो बराबर है। इसका मतलब ग्लोब की तुलना में इसमें क्या है, डबल है। ग्लोब की तुलना में क्या है, डबल है ना। अब देखो कि यदि मानो कि ग्लोब में अक्षांश रेखा 2 सेमी थी और मान लिया कि 2 सेमी देशांतर थी। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ग्लोब में की तुलना में इसमें इस प्रक्षेप में क्या होती है, 60 डिग्री डबल होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 सेमी होगी। 2 और 2 कितनी होगी। तो इसमें कह रहे हैं कि जिस अनुपात में अक्षांश बढ़ता है उसी अनुपात में किसको भी बढ़ाना पड़ता है, देशांतर को बढ़ाना पड़ता है। तो ये 2 की जगह 4 हो। तो पहले 2 इंटू 2 करे तो 4 वर्ग सेमी आ रहा था, अब 4/4 करते हैं तो 16। इसका मतलब पहले वाली तुलना में कितना बढ़ गया, 4 गुना। इसका मतलब इसमें यह भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि 60 डिग्री अक्षांश के आसपास मानचित्र अपनी वास्तविक क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा रहता है, 4 गुना बड़ा। मानचित्र में देखो ग्रीनलैंड 60 से ऊपर है, इसका मतलब उसका मानचित्र वास्तव में से 4 गुना से ही ज्यादा 75 के आसपास है, इसका मतलब उसमें 15 गुना बढ़ गया। तो ग्रीनलैंड को देखो, ग्लोब में देखो छोटा सा है और मानचित्र में देखो खूब बड़ा दिखाया हुआ है। मानचित्र में देखो दूरी भागों पे जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूरों की ओर जाते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बड़ा दिखा है तो छोटा, लेकिन क्या मानचित्र में बनाएंगे तो क्या होगा, बड़ा। और इस प्रक्षेप का प्रयोग मैकाइंडर ने भी किया था। हार्टलैंड का मानचित्र किस प्रक्षेप से बनाया था, मर्केटर से बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि वो अपने क्षेत्र को बड़ा दिखाना चाह रहा था, हार्टलैंड को बड़ा दिखाना चाह रहा था, हार्टलैंड का महत्व बढ़ाना चाह रहा, इसलिए उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया। इसलिए किस पे बनाया था उसने, मर्केटर प्रक्षेप पे बनाया था। तो इसमें शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप क्यों है, सॉरी शुद्ध आकृति प्रक्षेप क्यों है, तो जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ी है उसी अनुपात में इसमें देशांतर की मापनी भी बढ़ी है। जैसे अपन कहते हैं कि 0 डिग्री है, 0 से 15 डिग्री थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी छोटी है, इसका मतलब इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ाई। 30 उसकी बजाय और छोटी थी, उसकी थोड़ी और ज्यादा बढ़ाई। 45 थी और कम थी, उसको और बढ़ाई। 60 उसकी आधी थी, इसका मतलब उसको डबल किया। और ये पीछे तो और छोटी थी, उसको और डबल किया। इसका मतलब अक्षांश की मापनी जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं मापनी बढ़ रही है, मापनी बढ़ रही है अक्षांश की। तो अब देखो अक्षांश की मापनी बढ़ रही है तो यहाँ पे ये अक्षांश इतनी लंबी थी, ठीक है, तो देशांतर की लंबाई यहाँ कम थी। तो जैसे जैसे अक्षांश की इधर अक्षांश बढ़ी तो देशांतर भी क्या हो गई, बढ़ी, क्योंकि अक्षांश के बीच की दूरी बढ़ गई तो देशांतर की मापनी भी तो बढ़ गई।
तो जिस अनुपात में इसमें अक्षांश की मापनी बढ़ी उसी अनुपात में देशांतर की मापनी बढ़ गई। इसका मतलब इधर से हाथ चौड़ा किया तो इधर से भी कर दिया, इसका मतलब आकृति वैसी की वैसी रह गई। क्षेत्रफल तो बढ़ गया लेकिन चित्र वैसा का वैसा ही रह गया। जैसे मान लिया कि आपका ये भारत का मानचित्र है, आप ये भी भारत सेम दिख रहा है, ठीक है। अब आप इसको ये कर दो, आपने चौड़ाई नहीं बढ़ाई, लंबाई बढ़ाई। इसमें क्या है, चौड़ाई भी बढ़ी है और लंबाई भी बढ़ी। जब चौड़ाई और लंबाई दोनों बढ़ेगी तो क्षेत्र वो आकृति क्या रहेगी, शुद्ध रहेगी। तो कोई भी अशुद्ध आकृति प्रक्षेपण पढ़ेंगे उसमें ये आप पढ़ सकते हो कि इस प्रक्षेप में जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ी है उसी अनुपात में देशांतर की मापनी भी बढ़ी है। इस प्रक्षेप में जिस अनुपात में अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ी है उसी अनुपात में देशांतर की दूरी बढ़ी। और जहां शुद्ध क्षेत्रफल वाली बात आएगी वहां पे क्या पढ़ोगे कि जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ी है उसी अनुपात में देशांतर की मापनी कम हो गई है। या जिस प्रकाश अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ी है उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो गई, तो वो शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप आएगा। यहाँ शुद्ध आकृति प्रक्षेप। इसलिए विश्व का मानचित्र किस पे बना रहे हैं, मार्केट में, क्योंकि वो दूरी भागों में बड़ा तो दिखाई दे रहा है लेकिन ग्लोब में जैसा चित्र होता है वैसा का वैसा ही दिखाई नहीं। 0 डिग्री 2πr बना रहे हैं, 2πr तो शुद्ध होती है, विशुद्ध रेखा तो शुद्ध है। ऊपर वाले बढ़ रहे हैं, ऊपर वाले ग्लोब में छोटे होते हैं, भी ग्लोब में विशुद्ध रेखा 2πr ही तो होती है ना परिधि, तो इसमें भी तो 2πr बनाई है। तो विशुद्ध रेखा की मापनी शुद्ध है, बाकी की शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो इसमें आकृति शुद्ध है। आगे वाली बात मैं बाद में बताता हूं, उससे पहले यहां तक बताओ, मैं समझ में आ गया। भी आगे तो अभी वर्त और लेक्सोड्रम की बात बाकी रह गई। अभी वाले में देखो आकृति का है और दिशा का ही माप भी। इसमें कोई भी आप एक सीधी सरल रेखा खींचोगे तो वो सरल रेखा इस अक्षांश को और इस अक्षांश को उसी नियत कोण पे काटेगी जैसे ग्लोब पे काट, जैसे ग्लोब में काट रही थी। इसका मतलब इसमें दिशा है वो शुद्ध रहेगी और दिशा भी सभी जगह शुद्ध रहेगी। मतलब चाहे आप यहां खींच लो, चाहे विशुद्ध रेखा के पास में खींच लो, चाहे कहीं पर भी खींच लो, इसमें दिशा क्या रहेगी। तो एकमात्र प्रक्षेप है आपके पास में जिसमें सार्वत्रिक दिशा शुद्ध है, मतलब सभी जगह दिशा शुद्ध है। और दिशा शुद्ध का प्रक्षेप आएंगे अपने पास में लेकिन वो सार्वत्रिक नहीं होंगे, सभी जगह दिशा शुद्ध वाले नहीं होंगे। ये शुद्ध आकृति प्रक्षेप भी है और शुद्ध दिशा प्रक्षेप भी है। शुद्ध दिशा और भी पढ़ेंगे, खम्मते सारे शुद्ध दिशा है लेकिन वो केंद्र से होंगे, ये सभी जगह है। इनमें ग्लोब में ये स्थान और ये स्थान, जिस इस स्थान से ए स्थान से बी स्थान जहां पर है ग्लोब में उसी जगह इसमें आ रहा है। इसका मतलब इसमें सार्वत्रिक दिशा शुद्ध है, सभी जगह दिशा शुद्ध है इसमें। और कोई भी प्रक्षेप में सभी जगह दिशा शुद्ध नहीं आएगी। लगभग, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे एक प्रक्षेप उसमें आकृति शुद्ध आएगी लेकिन दिशा केवल केंद्र से ही शुद्ध होगी, दिशा केवल केंद्र से ही शुद्ध होगी। हाँ, इसमें सब जगह दिशा शुद्ध है, इसमें क्या है, सभी जगह दिशा शुद्ध है। बाकी कोई भी ऐसा प्रक्षेप आपके सामने नहीं आएगा जिसमें सार्वत्रिक सभी जगह दिशा शुद्ध आएगी, वो बाकी केंद्र से ही दिशा शुद्ध होगी। इनमें सभी जगह दिशा शुद्ध है। तो वो आगे पढ़ूंगा, उससे पहले अभी तक विशेषता है वो बात कर लेते हैं कि इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं 2πr होती है। सभी अक्षांश रेखाएं मतलब विशुद्ध रेखा की बराबर लंबाई की होती है। इसका मतलब विशुद्ध रेखा की मापनी तो शुद्ध होती है, अन्य अक्षांश रेखाओं की मापनी बढ़ी हुई होती है। सभी बेलनाकार प्रक्षेपों में पढ़ रहे थे कि सभी बेलनाकार प्रक्षेपों में विशुद्ध रेखा जितनी लंबी है उतनी सारी अक्षांश रेखाएं लंबी है। और ग्लोब में 60 डिग्री अक्षांश रेखा विशुद्ध रेखा की आधी होती है और इसमें बराबर, इसका मतलब 60 डिग्री वास्तविक लंबाई से डबल होती है।
वास्तविक लंबाई से डबल होती है बेलनाकार प्रक्षेपों में। बेलनाकार प्रक्षेपों में वास्तविक लंबाई से डबल होती है। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रही है और दूर इसमें नहीं दिखाई जा सकती। देशांत रेखाएं भी समांतर रेखाएं, देशांत रेखाएं की लंबाई बराबर है, सभी देशांत रेखाओं की लंबाई बराबर है, कोई लंबी छोटी नहीं है। सभी देशांत रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पे काट रही है, ठीक है। अक्षांश सभी देशांत रेखा बनाने के लिए विषुवत रेखा को समान दूरी पर विभाजित किया गया था, लेकिन अक्षांश रेखा बनाने के लिए कहां से दूरी मापी गई थी? विषुवत रेखा से। सारणी मान से दूरी ली थी और विषुवत रेखा से मापी गई थी, ठीक है। आगे कि ये प्रक्षेप शुद्ध आकृति प्रक्षेप है और शुद्ध दिशा प्रक्षेप। तो शुद्ध आकृति प्रक्षेप क्यों बना? जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ी उसी अनुपात में देशांतर की मापनी भी इसमें बढ़ी। इसका मतलब अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ी, वैसे वैसे अनुपात में। कई प्रक्षेप है जिसमें अक्षांश की भी मापनी बढ़ती है, देशांतर की भी बढ़ती है, लेकिन अनुपात में नहीं बढ़ती। इसमें क्या है? अनुपात में बढ़ी इसलिए आकृति शुद्ध है। अनुपात में बढ़ी इसलिए आकृति इसमें क्या है? शुद्ध है। इस प्रक्षेप से विश्व के दीवारी मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र बनाने में इसका उपयोग होता है। और क्या उपयोग है? इसका प्रयोग नौ संचालन में किया जाता है। दिशा शुद्ध है। ये प्रक्षेप उस समय बना जब विश्व के में अनुसंधान, समुद्री यात्री खोज पे निकले थे, इसलिए कई यात्री दिशा भटक जाते थे और वापस अपने मूल स्थान पे नहीं आ पाते थे, और उनको दूरी भी जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी। इसलिए मर्केट ने इस प्रक्षेप का निर्माण किया। उसी समय का निर्माण है जब, तो क्योंकि नाविकों के लिए, समुद्री यात्रियों के लिए ऐसा प्रक्षेप महत्वपूर्ण हो गया था कि जिसे दिशा का मालूम चल जाए और न्यूनतम दूरी का मालूम चल जाए, इसलिए मर्केट ने इस प्रक्षेप का निर्माण किया। अब मर्केट ने इस प्रक्षेप पर व्रत बनाए। व्रत बनाए। व्रत क्या होता है? किसे कहते हैं व्रत? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसका आधार तल पृथ्वी के केंद्र से हो जाता है और दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी बताता है। इसका मतलब ये लाइन अब नहीं पढ़नी है कि सबसे बड़ा वर्त है इसलिए इसे वर्त कहते हैं। ये जो पहले दिन जवाब था कि सबसे बड़ा वर्त है इसलिए इस विषुवत रेखा को वर्त कहते हैं। कैसे? विश्व के मानचित्र होते हैं उनमें, हाँ, मतलब जो विश्व का मानचित्र बना हुआ होता है उस पर 90 डिग्री दिखाते हैं, यही बात है ना। तो इनसे भी मानो कि इनसे भी आगे बढ़ गए। यूटीएम है, उन पे क्या दिखा सकते हैं? मर्केटर का ही प्रकार है लेकिन दिखा सकते हैं। मर्केटर के प्रकार ही है लेकिन उनमें क्या है? दिखा सकते हैं। अब अपन बात आ रहे हैं कि जो दो स्थानों के, जैसे आप इस 45 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस पे आप यहां ए स्थान से बी स्थान पे जाना है। ए स्थान से बी स्थान पे आपको जाना है, तो न्यूनतम दूरी, जैसे ये सी होकर, मानो कि ए और बी के लिए आप जा रहे हो, सी होकर जा रहे हो, वो न्यूनतम दूरी नहीं होगी, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। और न्यूनतम दूरी होगी ये इधर होगी, न्यूनतम दूरी आएगी ये। न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? इधर वाली भी नहीं होगी, मानो कि सी लिख देता हूं, यहां डी लिख देता हूं और इधर वाले ई लिख देता हूं, ये ई भी नहीं है। कौन सी होगी? डी। तो कोई भी वर्त होगा, चाहे ग्लोब में होगा, चाहे प्रक्षेप में बनाओगे, मर्केटर प्रक्षेप में बनाओगे, वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की तरफ झुका रहेगा, जैसे मान लिया, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण। जैसे इस 45 डिग्री पे ए से बी पर जाना,
तो इसमें इधर से होकर जाएगा, ये न्यूनतम दूरी। हाँ, आगे उन पे और बात करेंगे आगे। अभी ये समझो आप कि कोई भी आप वर्त बनेगा वो न्यूनतम दूरी बताएगा। वर्त बनेगा न्यूनतम दूरी बताएगा। जैसे मान लिया कि ये वर्त बन रहा है इधर से, ये दो बराबर भागों में बांट रही है। जैसे ये इधर वाला ज्यादा भाग इधर रह गया, तो इधर वाला ज्यादा भाग इधर रह गया, तो दो भागों में विभाजित हो रही है, वो क्या होगी? वर्त। और उसी पे उड़ान भर के अपन जाएंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए न्यूनतम दूरी होगी। उसी स्थान के लिए जाएंगे तो न्यूनतम दूरी होगी। आगे अपन खमध्य प्रक्षेप पढ़ते हैं। जैसे वास्तव में अक्षांश रेखाएं ऐसे होती है ना, अक्षांश रेखाएं ऐसे ही है। अब आपको ए से बी पे जाना है, ए से बी पर जाना है, तो आप इधर से आओगे, वो न्यूनतम दूरी होगी कि ये न्यूनतम दूरी होगी? बी, ये मानो कि ये सी है और ये डी है, और ये मान लिया कि मैंने आपका ई बना दिया, वही 45 डिग्री वाली बात है यहां। अब आप डी से होके जाओगे वो न्यूनतम होगा, या सी से होके जाओगे न्यूनतम होगा, या ई से जाओगे? ई से तो बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। सी से कहां है? ये देखो, ये दूरी डी से। अक्षांश रेखाएं वास्तव अपन इसमें तो सीधी कर दी, लेकिन ग्लोब में कैसे होती है आप समझो। ग्लोब में कैसे होती है वापस समझो इधर। ग्लोब में अक्षांश रेखाएं ये मानो कि दूर है, ग्लोब में ऐसे ही होती है, ऐसे ही होती है, ठीक है। अब आपको इस ग्लोब में यहां ए है, यहां से बी जाना है। अब आप सीधा जाओगे ना, सीधा जाओगे, इधर चक्कर लगा के थोड़ी जाओगे ना, सीधा ही जाओगे। तो ये सीधा ऐसे बनेगा। ये मर्केटर प्रक्षेप में तो देखो किताबों में गलत दिया हुआ है, ये समझना। मर्केटर प्रक्षेप में तो वर्त बनाया, वक्राकार बनाया। लेकिन आप एक खमध्य प्रक्षेप पढ़ोगे, केंद्र खमध्य प्रक्षेप, उसमें वर्त सीधा एक रेखा में पड़ेगा। तो यहां सीधी रेखा में सही है ना। अब देखो आप इस रेखा को आपने सीधा कर दिया, तो वर्त अपने आप ही जो आपने ये जो सीधी रेखा बनाई है वो कैसे बनेगी? ऐसे ही बनेगी। समझ गए ना? इसलिए न्यूनतम दूरी होती है। अब सोचते हैं यार यहां से ये जा रहे, न्यूनतम दूरी कैसे होगी? इस प्रक्षेप में आपने मानचित्र बनाया है, तब तो आप ये देख रहे हो यार ये तो लंबी दूरी है, ये सी वाली सीधी दूरी है। लेकिन अब समझो ना सीधी दूरी कौन सी है, ठीक है ना। न्यूनतम दूरी इसलिए इतने दिन ये लग रहा था ये पागल बना रहे पटाने वाले ये सारे, ये कैसे न्यूनतम दूरी हो गई? इस प्रकार ये न्यूनतम दूरी होती है वर्त। क्योंकि यहां से देखो ये देशांत रेखा होगी, देशांत रेखा खुद क्या होती है? वर्त का भाग होती है, और विषुवत रेखा वर्त होती है। उन पे तो आप एकदम सीधी, जैसे ये विषुवत रेखा मान लिया 0 डिग्री, आप इस 0 डिग्री पे ए से बी पर आना है, तो आप एकदम सीधी रेखा में आओगे इस रेखा में। अब आपको वर्त बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विषुवत रेखा खुद एक वर्त है। आपको यहां ये ए है, इससे इस बी पे जाना है देशांत रेखा पे, तो देशांत रेखा पे भी आप सीधी रेखा में ही न्यूनतम होगी दूरी। अन्य अक्षांशों पे ये बनाना पड़ेगा। वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर झुका रहेगा वर्त, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर झुका रहेगा। अगर समझे? चलो आगे और बात। तो इसका मतलब वर्त होती है, वो क्या बताती है? दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी बताती है। अब कई किताबों वाले इसको यह क्या लिख दिया है कि वर्त या मर्केटर प्रक्षेप में वर्त क्या बताता है? तो दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी बताता है। अब दूसरी चीज गलती क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं कि जो वर्त है उसी पे वायुयान चालक उड़ान भरते हैं। वायुयान चालक वर्त पे उड़ान नहीं भरते हैं, ये क्लियर कर लेना आज ही। वायुयान चालक और नौ संचालक किस पे उड़ान रास्ता नहीं चुनते हैं? वर्त न्यूनतम दूरी होता है, दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। अब वो किस पे उड़ान भरते हैं?
वो लेक्सोड्रम पे, रम लाइन पे बढ़ते हैं। किस पे बढ़ते हैं? अब देखो कि ये ए स्थान था, उस ए से बी पे जाना है तो इधर होके न्यूनतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी है। अब आप पायलट हो तो आपको हर मिनट, यदि आप न्यूनतम दूरी पे चलना चाह रहे हो तो मानो कि 10 घंटे वो वायुयान उड़ान भरेगा, यहां से 10 घंटे तक न्यूनतम दूरी होके जाएगा, तो 10 घंटे आप स्टीयरिंग को लगातार पकड़े रखोगे, मुश्किल है 10 घंटे तक पकड़े रखना। अब इसके लिए क्या, क्योंकि फिर तो उसको हर एंगल पे घुमाना पड़ेगा, तब जाके आप इस न्यूनतम दूरी पे पहुंचोगे, तब आ जाके आप इस न्यूनतम दूरी पे पहुंचोगे। इसलिए क्या होते हैं, वायुयान चालक इस व्रत लाइन पे रम लाइन डालते हैं। रम लाइन का मतलब शुद्ध दिशा बताने वाली, इस पे कोई भी एक सीधी रेखा खींचेंगे वो क्या होगी, ग्लोब में जैसे बनेगी वैसे इसमें शुद्ध दिशा। तो रम लाइन ने लेक्सोड्रम शुद्ध दिशा बता दी है, और उस पे क्या करते हैं, वायुयान चालक उड़ान भरते हैं। वायुयान चालक या नौ चालक है वो क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। अब देखो इसमें कि यहां से आपने एक एंगल बना लिया कि मेरे को यहां तक, आपने उसमें पॉइंट डाल दिया कि इस एरोप्लेन को यहां से लेकर यहां तक इसी एंगल पे उड़ना है, फिर आपने उसको छोड़ दिया, फिर अपने आप उड़ता रहेगा, ठीक है। फिर यहां से आपने रम लाइन इधर डाल दी, ए से बी, बी से सी और सी से डी, इस पे आ गए। तो इससे क्या होगा, थोड़ी दूरी तो ज्यादा तय करनी पड़ती है, लेकिन यहां पर क्या है कि वायुयान चालक को आराम मिल जाता है, रिलैक्स मिल जाता है। इसलिए वायुयान चालक या नौ संचालक किस पे उड़ान भरते हैं, लेक्सोड्रम या रम लाइन पे उड़ान भरते हैं। ये लेक्सोड्रम है या रम लाइन है। तो न्यूनतम दूरी कौन सा बताएगा, वर्त। और यदि आप देशांतर पे उड़ान भर रहे हो तो रम लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही एक एंगल ही आएगा। सीधी रेखा होगी, विश्वत रेखा पे भी सीधी रेखा में आ जाएगा, उसको एक एंगल पे छोड़ देगा तो अगले स्थान पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अन्य अक्षांश पे आ रहा है तो उसको ये रम लाइन और वर्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वत रेखा पे उस विश्वत रेखा खुद ही वर्त है, इसलिए एक स्थान से बी स्थान पे, और एक सीधी रेखा है इसलिए उसको रम लाइन नहीं बनानी है। देशांतर रेखा पर उड़ान भर रहा है तो सीधी है, उसको वर्त नहीं बढ़ाना है, नहीं रम लाइन बनानी। अब देखो अपन इसी के साथ थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि आप खम्मध्य प्रक्षेप पढ़ोगे तो खम्मध्य प्रक्षेप में यहां से यहां ए से बी जाना है तो वर्त एक सीधी रेखा में बनेगा। इसमें तो कैसे बना, वर्ताकार बन रहा था। खम्मध्य प्रक्षेप में कैसे बनेगा, सीधी रेखा। और इसमें रम लाइन सीधी में बन रही है तो उसमें रम लाइन ऐसे बनेगी। तो किस प्रक्षेप में वर्त एक सीधी रेखा में बनेगा, खम्मध्य, अपन केंद्र खम्मध्य की बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे केंद्र खम्मध्य। और वहां पर जो रम लाइन है वो वक्राकार बन रही है और वो विस्तृत रेखा की ओर झुकी रहेगी। यहां पे वर्त ध्रुव की तरफ झुका हुआ है, उसमें वर्त सीधा बनाएंगे और वो रम लाइन होगी वो विस्तृत रेखा की तरफ मुड़ी रहेगी। ये फर्क पड़ेंगे उसमें आगे आगे समझ भाई, यही चीज है। उसके अलावा आपके मार्केट प्रक्षेप में कुछ नहीं है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वापस बता देते हैं क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहले तो इसमें देखो कि विश्वत रेखा 2πr बनाई थी, इसका मतलब मापनी शुद्ध है। सभी अक्षांश रेखाएं विश्वत रेखा की बराबर लंबाई की बनाई है, इसका मतलब ग्लोब में अक्षांश रेखाएं छोटी होती है, इसमें उसकी बराबर है, इसका मतलब मापनी बड़ी है, अक्षांश की मापनी बड़ी है। देशांत रेखा बनाने के लिए अपन नियत कोण पे विश्वत रेखा को विभाजित किया, इसका मतलब समान अंतराल पे है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सारणीमान से ली थी और सारणीमान से जो मान आया था उसको कहां से मापा था, विश्वत रेखा। इसका मतलब अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विश्वत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रही है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। दूर इसमें नहीं दिखा सकते, दूर इसमें नहीं दिखा सकते, दूर इसमें नहीं दिखा सकते। अक्षांश और देशांत रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे मापते। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ गई तो देशांत रेखा की मापनी भी क्या हो गई, बढ़ गई। अक्षांश की मापनी बढ़ गई तो देशांतर की मापनी भी बढ़ गई है, देशांतर की मापनी भी
बढ़ गई, क्योंकि अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ गई। ये मानो कि अक्षांश पहले इतनी होने थे, लेकिन अब इनके ये इतनी दूरी पर हो गए तो इनके बीच की दूरी बढ़ गई। दिशा देशांतर की मापनी, देशांतर शुद्ध इतना ही था, मानो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वास्तव में इतनी थी, लेकिन दूरों की तरफ इतनी कर दी, तो देशांतर इतना ही लंबा था, उसको इतना लंबा करना पड़ेगा। देशांतर की मापनी क्या हो गई, बढ़ गई ना। देशांतर की मापनी भी इसमें बढ़ गई है और अक्षांश की मापनी भी बढ़ गई है, और दोनों अनुपात में बढ़ी, इसलिए क्या हो गया, आकृति शुद्ध बन गई। दोनों अनुपातिक बढ़ा तो क्या हो गया, शुद्ध आकृति बन गई, दिशा शुद्ध रह गई, दिशा शुद्ध हो गई। ठीक है, इसका उपयोग किसमें होते हैं, वो उससे पहले दीवारी मानचित्र, दीवारी मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र मर्केटर प्रक्षेप बनाते हैं, वितरण मानचित्र नहीं। वहां पे वितरण मानचित्र देते हैं। कईयों को बोला था सर इसमें लिखा हुआ है किताब में कि विश्व के मानचित्र बनाते हैं तो मर्केटर प्रक्षेप का प्रयोग लेते हैं, और अरे ऑप्शन देखो उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें वितरण लिखा हुआ है। वितरण मानचित्र के लिए शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप चाहिए, वितरण मानचित्र बनाने के लिए शुद्ध क्षेत्रफल। तो दीवारी मानचित्र और विश्व के राजनीतिक मानचित्र बनाने के लिए मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जल धाराओं में दिशा की आवश्यकता होती है, पौने दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता, पौने दिखाने के लिए, जल धारा दिखाने के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग करेंगे, मर्केटर प्रक्षेप। नाविक और वायुयान चालक किस प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं, मर्केटर प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर इसमें वर्त वर्त बढ़ाया जाता है। वर्त वर्त किसको दिखाता है, दो स्थानों के मध्य न्यूनतम, दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी को वर्त वर्त बताते हैं। ठीक है, वायुयान चालक वर्त वर्त पे नहीं उड़ान भरते हैं। यदि विषुवत रेखा है वर्त वर्त में, विषुवत रेखा पे दो स्थानों पर ए से बी पे जाना है तब तो वो वर्त वर्त पे उड़ान भर लेंगे। बाकी अक्षांश पे, देशांत पे जाना है तब भी वो वर्त वर्त पे उड़ान भरेंगे। लेकिन बाकी अक्षांश पे किसी दो स्थानों पे जाना है तो वो वर्त वर्त पे उड़ान नहीं भरते हैं। उसमें क्या बनाते हैं, रम्ब लाइन। तो रम्ब लाइन पे वायुयान चालक उड़ान भरते हैं। रम्ब लाइन क्यों बनाई जाती है, क्योंकि रम्ब लाइन नहीं बनाएंगे तो उसको वर्त वर्त पे उड़ान भरने के लिए हमेशा हर सेकंड उसको स्टीयरिंग का ध्यान रखना होगा, हर सेकंड उसको घुमाना होगा, हर सेकंड उसको घुमाना होगा। हाँ हाँ, इसलिए ये प्रक्षेप का उपयोग। बाकी अपन जो है कल देखेंगे। इनमें आप ये बताओगे अब क्या समझ में नहीं है।